हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम छायावाद के जो प्रमुख चार स्तंभ थे, जो चार प्रमुख कवि थे, उनके बारे में बात करेंगे। उनकी जो रचनाएं हैं प्रमुख, उनके बारे में देखेंगे। जो चार हमारे प्रमुख कवि थे छायावाद के, कौन कौन से थे? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा जी। तो इनके बारे में देखेंगे। तो पहले जो इसके प्रवर्तक थे छायावाद युग के प्रवर्तक कौन थे? तो जयशंकर प्रसाद। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि छायावाद के प्रवर्तक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। तो चलिए जयशंकर प्रसाद के बारे में हम जानते हैं पहले। तो बात करते हैं जयशंकर प्रसाद का। तो इनसे जो क्वेश्चन बनता है, पहला क्वेश्चन कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। ये क्वेश्चन यूपीपी में पूछा जा चुका है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। ठीक है। अब बात करते हैं इनको किस उपनाम से जाना था। तो इनको किस उपनाम से जाना था? कलाधार के नाम से जाना जाता है। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, जैसा कि हमने बताया कि ये छायावाद के प्रवर्तक थे। छायावाद के प्रवर्तक यही थे, ये मेन छायावाद के प्रमुख कवि थे। अब बात करते हैं इनकी जो काव्य है, जो बहुत ही फेमस है। पहला कामायनी महाकाव्य है, उर्वशी, आंसू, वन मिलान, अयोध्या का उद्धार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, प्रेम राज्य, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, लहर और शोकोच्छ्वास, ये इनकी प्रमुख काव्य थे। अब हम बात करते हैं इनकी जो प्रथम काव्य थी, इनकी जो प्रथम काव्य कृति थी वो क्या थी? उर्वशी। उर्वशी इनकी प्रथम काव्य कृति थी। और बात करते अगर छायावादी कृति कौन सी थी प्रथम? तो झरना। झरना क्या थी? छायावादी प्रथम कृति थी इनकी। और सबसे ज्यादा फेमस कौन सी इनकी कृति हुई थी? तो बात करते सबसे ज्यादा फेमस जो थी कामायनी थी। कामायनी थी। इसी के दो जो प्रमुख पात्र थे, मनु, श्रद्धा और इड़ा थे। मनु, श्रद्धा और इड़ा थे। ये पूछा था कि श्रद्धा किस महाकाव्य का पात्र है? तो किसका होगा? कामायनी का। चलिए आगे देखते हैं। इनकी जो कहानी संग्रह थी, जो कि कई बार पूछी जा चुकी हैं, कहानी संग्रह कौन कौन सी थी? आकाशदीप, छाया, आंधी, प्रतिध्वनि और इंद्रजाल, इनकी क्या थी? कहानी संग्रह। अब बात कर लेते हैं इनकी नाटक की। तो नाटक इनके बहुत सारे थे, तो जिनमें जो प्रमुख हैं वो देखते हैं। पहला जन्मेजय का नाग यज्ञ, बहुत बार पूछा जा चुका है, कई बार पूछा गया है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, एक घूंट, ये भी बहुत फेमस है, एक घूंट। अगला ध्रुव स्वामिनी, सज्जन, कामना और प्रायश्चित। अब बात करते हैं उपन्यास के बारे में। तो इनके उपन्यास जो प्रमुख हैं, तितली, कंकाल और इरावती। इरावती क्या है? ये अपूर्ण रह गई थी, इसे पूरा नहीं किया जा सका। तो चलिए देखते हैं कुछ इनकी जो लाइनें होती हैं इनके द्वारा जो लिखे गए, वो कभी कभार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनको देख लेंगे कि इनकी लाइनें कौन कौन सी हैं। तो देखते हैं। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, ये हमने रूपक अलंकार में कई बार पढ़ा होगा। तो ये जो रचना है, ये जो लाइन है, ये किसकी है? तो ये जयशंकर प्रसाद जी की है। अगला देखते हैं। अरुण यह मधुमय देश हमारा, ये भी इन्हीं की पंक्ति है। तो याद रखेंगे कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी पंक्तियां हैं। आगे देखते हैं दूसरे कवि के बारे में, महादेवी वर्मा। ये बहुत ही फेमस कवित्री थी। इनका जन्म फर्रुखाबाद में, ये भी पिछली बार यूपीपी 2018 में पूछा गया था कि महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था इनका जन्म? फर्रुखाबाद में। और बात करते हैं इनकी मृत्यु। तो मृत्यु कहाँ हुई थी? प्रयागराज में। केवल जयशंकर प्रसाद को छोड़कर छायावाद के जो चारों कवि थे, उनमें से जयशंकर प्रसाद को छोड़कर बाकी सबकी मृत्यु कहाँ हुई थी? प्रयागराज में ही हुई थी। और इनको हम किस उपनाम से जानते हैं? आधुनिक युग की मीरा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता? तो महादेवी वर्मा को। ये छायावादी कवित्री थी। ये कवित्री थोड़ा मिस्टेक हो गया है, कवित्री कैसे लिखा था? इस तरह से, ये हो जाएगा आपका कवित्री।
ठीक है। तो ये छायावादी कवित्री थी। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? प्रयागराज में। जन्म कहाँ होता? फर्रुखाबाद में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जा चुका है। चलिए देखते हैं ये किस लिए फेमस हुई। इन्हें क्या हुआ था? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ये पहली ऐसी महिला थी जिन्हें हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। किस रचना के लिए? यामा के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा जा चुका है। ये रचना हम जरूर याद रखेंगे कि यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। अगली बात करते हैं, इनको पद्म विभूषण भी दिया गया। तो 1988 में मरणोपरांत, इनके मरने के बाद इनको पद्म विभूषण से नवाजा गया। बात करते हैं इनकी काव्य कृतियों के बारे में। तो देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, यामा, रश्मि, नीरजा, सांध गीत, दीप शिखा, हिमालय, सप्तपर्णा, निहार और गिल्लू इनकी प्रमुख रचना है। बहुत बार पूछी जा चुकी है दीप शिखा, ये सब क्या है? यामा तो 110% हमेशा पूछी जाती। क्यों पूछी जाती? क्योंकि इन्हें इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में दिया जा चुका है। अब बात करते हैं इनके निबंध के बारे में। इनके कौन कौन से निबंध थे? अतीत के चलचित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कई बार पूछा जा चुका। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले बात करते हैं श्रृंखला की कड़ियां और क्षणदा, मगर ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, इनको हम याद रखेंगे कि अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं। नेक्स्ट बात करते हैं कि स्मरण और रेखा चित्र इनकी कौन कौन सी हैं। तो पथ के साथी और मेरा परिवार, ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछे जा चुके हैं। अब बात करते हैं इनकी कौन सी पंक्तियां हैं जो फेमस हुई हैं। तो मैं नीर भरी दुख की बदली, ये इनकी बहुत फेमस पंक्ति है। और कह दे माँ अब क्या देखूं, ये दोनों पंक्ति इनकी हैं जो बहुत ही फेमस है, इनको हम याद रखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? मेदिनीपुर, ये कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। तो इनका जन्म कहाँ होता? पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। और मृत्यु हमने जैसा कि हमने बताया है कि प्रयागराज में इनकी मृत्यु हुई है। इनके उपनेम क्या है? इनको निराला के नाम से जाना था और महाप्राण के नाम से भी जाना जाता। इनकी खास बात एक बहुत ही प्रसिद्ध थी कि इन्होंने सबसे पहले मुक्तक छंद का प्रयोग किया था। इन्हें मुक्तक छंद का जनक कहते हैं। इन्होंने कविताओं को छंद की परिधि से मुक्त कराया था। तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि मुक्तक छंद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। किस रचना में? तो किस कविता में? जूही की कली में। जूही की कली में मुक्तक छंद का प्रयोग सबसे पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया था, तो याद रखेंगे। अब इनके बारे में बात करते हैं कि जो काव्य करते थे तुलसीदास, बहुत इंपॉर्टेंट, ये इस बार यूपी टेट में भी पूछा जा चुका है। तुलसीदास किसकी रचना है? तो किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। जूही की कली, अभी हमने बताया कि जो जूही की कली है इसमें क्या किया गया है? सबसे पहले मुक्तक छंद का प्रयोग। मुक्तक छंद क्या होते हैं? जिनमें मात्रा और वर्ण का कोई गणना नहीं की जाती है, उसमें मात्रा और वर्ण की कोई गणना नहीं की जाती है। अगला देखते हैं कुकुरमुत्ता, ये भी बहुत फेमस है, कई बार पूछा जा चुका। अनामिका, परिमल, गीतिका, सरोज, स्मृति, अर्चना, आराधना, नए पत्ते, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नए पत्ते। अब बात कर लेते हैं इनकी जो उपन्यास हैं। तो उपन्यास के बारे में देखेंगे तो इनका प्रमुख उपन्यास क्या है? अप्सरा, निरुपमा, प्रभावती, चोटी की पकड़, कुल्लू भाट, काले कारनामे, और जो कुछ हास्य उपन्यास हैं चतुरी चमार, बल्लेसुर बकरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चतुरी चमार हम याद रखेंगे। और चोटी की पकड़, कुल्ली भाट, ये भी पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं इनकी कहानी क्या है। तो कहानी लिली और सुखी, इनकी दो कहानियां हैं। जैसा कि हमने ऊपर बता रखा कि सबसे पहले इन्होंने मुक्तक छंद का प्रयोग जूही की कली नामक कविता में किया है। ठीक है, तो इनकी कुछ पंक्तियां देखते हैं जो फेमस हुई हैं। जागो फिर एक बार, इनकी पंक्ति है, और दूसरी वर्दे वीणा वादनी वर्दे। चौथे लेखक की तरफ देखते हैं, कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। बात करते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो कौसानी, बागेश्वर, जो अब कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। पहले किसका भाग था? उत्तर प्रदेश का ही भाग था, जो 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग हो गया था। अब बात करते हैं इनका उपनाम क्या है। तो इन्हें प्रकृति का सुकुमार कहा था। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि प्रकृति का सुकुमार किसे कहा था? सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु भी इलाहाबाद यानी प्रयागराज में
हुई थी। अब इन्हें, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इन्हें बहुत सारे पुरस्कार दिए गए हैं इनके साहित्य योगदान के लिए। तो पहली बात करते हैं पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगर बात करते हैं हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, तो सुमित्रा नंदन पंत जी को ही दिया गया। किसके लिए? चिदम्बरा के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर याद रखेंगे कि चिदम्बरा के लिए किसको दिया गया, तो सुमित्रा नंदन पंत जी को। कब? 1968 में। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी का किसको दिया गया था, तो सुमित्रा नंदन पंत जी को। अब बात करते हैं नेक्स्ट, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 1960 में इन्हें मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इन्हें दिया जा चुका है। किसके लिए? कला और बूढ़ा चांद। और ये रचना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका, तो इसे हम याद रखेंगे। कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना? सुमित्रा नंदन पंत जी की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। ये भी इन्हें दिया गया किसके लिए? लोकायतन के लिए। ये क्या है? इनका महाकाव्य है। लोकायतन क्या है? महाकाव्य है। इसके लिए कौन सा पुरस्कार दिया जा चुका है? सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। अब बात कर लेते हैं पद्म भूषण की। तो इन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा जा चुका है। कब? 1961 में। चलिए देखते हैं कि कुछ काव्य कृतियां कौन कौन सी हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वीणा, चिदम्बरा, इसके लिए तो ज्ञानपीठ पुरस्कार ही मिल चुका है इनको। पल्लव, ये रचना इस बार हाई कोर्ट के एग्जाम में पूछी जा चुकी है, हाई कोर्ट में। तो याद रखेंगे पल्लव किसकी रचना है, तो सुमित्रा नंदन पंत की। गुंजन बहुत इंपॉर्टेंट, युगांत, युगवाणी, पतझड़, पल्लविनी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूर, उत्तरा, युगपथ, उच्छ्वास, लोकायतन। लोकायतन के लिए नेहरू पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया जा चुका है। रजत शिखर, अतिमा। बात करते हैं नाटक की। इनकी एकमात्र नाटक कौन सी? ज्योत्सना। हम ज्योत्सना देखेंगे, शुद्ध वर्तनी में पूछा था तो किस तरह लिखा आता है, इस तरह से आधा सा और आधा ता ही रहेगा इसमें, ज्योत्सना। तो ये शुद्ध वर्तनी में भी पूछा था, तो इसको हम याद रखें किस तरह लिखा जाता है। तो ज्योत्सना किसका नाटक है, तो हम इनके बारे में बताएंगे। तो चलिए, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।